हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केपलर्स लॉ के ऊपर। केपलर लॉ क्या होते हैं, है ना, और कौन कौन से लॉ हैं ये, और कैलकुलेट ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड किसी सैटेलाइट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जितना हो पाएगा हम उतना ट्राई करेंगे। आज के क्वेश्चंस हो पाएगा तो वो क्वेश्चंस भी कर देंगे, वरना क्वेश्चंस हम कल के लिए भी छोड़ देंगे। बट अगेन, ये जो टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी बेस्ड है। तो आपका जो आप सिलेबस में देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम अलग से डाल रहा है। तो इसको सिर्फ ग्रेविटेशन की तरफ से ना देखिए, इसको ऐसा देखिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम भी साथ साथ पढ़ें। हालांकि हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट इसके अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। चलिए, आइए आज हम बात करते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ क्या होते हैं? कैपलर्स ने जो लॉ दिए थे वो किसके लिए दिए थे? प्लेनेट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने, टू एक्सप्लेन प्लेनेटरी मोशन। अब ये क्या बोलते हैं प्लेनेटरी मोशन? क्या मतलब कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, है ना। तो पहला लॉ केपलर का बताता है ऑर्बिट्स के बारे में। लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट। आपने देखा भी होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है? इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ऑर्बिट मतलब ये कैसे ऑर्बिट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। अगर ये हमारे पास है एलिप्स है, तो इसके एक एलिप्स है, तो ये इसकी सेमी मेजर माइनर एक्सिस, ये पूरी माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये पार्ट हो गया इसका सेमी मेजर एक्सिस, ये इसके फोकाई हो गए। तो किसी एक फोकस पे मान लेते हैं सन होता है, और इसके अराउंड कौन मूव करता है? प्लैनेट मूव करते हैं। और वो कौन सा ऑर्बिट होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। यही केपलर के इस लॉ ने बताया था कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव तो करते हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन उनके उस एलिप्स के एक फोकल पे सन होता है। ये मान लो सन। दूसरा लॉ केपलर ने बताया था एरिया के बारे में, लॉ ऑफ एरियाज लिखा भी हुआ है। सेकेंड लॉ, पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये लॉ ऑफ एरियाज ये क्या बताता है? आइए देखते हैं। देखिए, ये पूरा एक एलिप्स है। फर्स्ट लॉ में आप देख रहे होगे, ये एक फोकई पे क्या है? सन है, और इसके अराउंड कौन मूव कर रहा है? प्लेनेट मूव कर रहा है। सेकेंड लॉ ने क्या बताया कि सपोज कर लो प्लेनेट यहाँ था, यहाँ से प्लेनेट गया यहाँ, इतने कितने टाइम में गया? सपोज कर लो टी टाइम में यहाँ, उस टाइम पर यहाँ से यहाँ उसने सन के साथ कितना एरिया सबस्टेंड किया, मतलब कितना एरिया जो है वो कवर किया, इतना एरिया कवर किया, आप देख सकते हो। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन, ऐसे। तो सन से प्लेनेट तक की जो लाइन जो ज्वाइन हो रही है, उसने कितना एरिया कवर किया? इतना। अच्छा, अब प्लेनेट यहाँ से सपोज कर लो यहाँ गया, तो इतना एरिया कवर किया। अगर ये दोनों एरिया सेम टाइम पर हुए हैं, सेम टाइम पर, तब तो ये एरिया की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल एरिया ऑफ टाइम। मतलब अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है इक्वल टाइम में, दोनों का टाइम सेम है, तो जो एरिया ये सबस्टेंड करेंगे सन के ऊपर, वो भी क्या रहेगा? बिल्कुल सेम होगा। इस एरिया की वैल्यू भी सेम होगी। समझ रहे हो? ये कैसे सेम है आपको पता भी लग रहा है। यहाँ पर देखो, इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी विड्थ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ कम है, लेकिन इसकी लेंथ वाला पोर्शन ज्यादा है। इसकी दूरी ज्यादा होगी ना, क्योंकि तो लेंथ वाला, तो एरिया इक्वल है। मतलब एरिया इक्वल टाइम में क्या होगा? अगर इसने मान लो A1 किया है और इसने A2 किया है इक्वल टाइम में, तो A1 बाई टी इज इक्वल टू A2 बाई टी होगा, यानी A1 A2 के इक्वल होगा इक्वल टाइम। और आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है, तो A1 A2 को हटा दो आप। ये बोल रहा है कि A1 अगर स्मॉल एरिया है कवर हो रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ dA बाई डी टी, dA1 बाई डी टी dA2 बाई डी टी। मतलब कितना एरिया यहाँ से यहाँ कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ कवर हो रहा है, सेम टाइम में इक्वल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dA बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम रह रहा है ना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम। अब देखो, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? स्पीड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का चेंज, है ना। एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वेलोसिटी होगा, लेकिन किसका चेंज हो रहा है? एरिया का। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया का कवर होना, कितना एरिया कवर हो रहा है कितने टाइम में। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये किसने बताया? केपलर के सेकंड। कि वो कह रहे हैं कि अगर एक सेम टाइम पर प्लेनेट
जो कवर कर रहा है सेम एरिया कवर करेगा, सेम एरिया स्वेप्ट करेगा सन के ऊपर। ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सेकंड चीज है। और एक चीज याद रखना, ये किसके बेसिस पे, आप इसकी डेरिवेशन देखोगे तो ये किसके बेसिस पे है, कंजर्वेशन ऑफ, क्वेश्चन भी आ जाता है ये, एंगुलर मोमेंटम। ये किसके बेसिस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ये बेस्ड है, याद रख। जब आप देखोगे, आप पाओगे, जब इसकी डेरिवेशन आप देखोगे, हमारे में नहीं है पर ये जब देखोगे तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आती है एल बाई एम, और एल क्या होता है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर डी ए बाई डी टी भाई एल बाई एम के इक्वल है, तो डी ए बाई डी टी तो आप कह रहे हो कांस्टेंट है, मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट हो गया, एल भी कांस्टेंट हो गया। एल क्या होता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ, यानी एल का मतलब क्या है, इसको समझो, एल क्या है, एंगुलर मोमेंट। और अगर एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, और जो चीज चेंज नहीं होती वो इनिशियल किसके इक्वल होती है, उसके फाइनल के, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। तो सेकंड लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। और इसको ऐसा भी पूछ सकता है, ये एक प्लेनेट अगर मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो बताओ उसका क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। अब अभी बात करते हैं इसकी। तो देखो, आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, कैसे, टाइम तो सेम लिया। वो इसीलिए भाई, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये कब क्यों कांस्टेंट हुई है, क्योंकि हमने ये पाया है कि जितना प्लेनेट क्या रहता है, फार्दर फ्रॉम सन, जितना सन से दूर रहता है उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाती है, और प्लेनेट जितना नियर रहता है, नियरर टू द सन, उसकी स्पीड उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो स्पीड तो चेंज हो रही है, याद रखना, सेकंड लॉ ये नहीं कह रहा कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज हो रही है। जब प्लेनेट यहां से यहां जा रहा है, अब वो सन से दूर है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी। लेकिन जब वो सन के पास में है, यहाँ पर सन के पास में है शरीर, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो ये देखो यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया नहीं बोलूंगा मैं, ये वाला पार्ट ज्यादा कवर हो रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है। यहाँ पर स्पीड कम है, इसलिए ये वाला पार्ट कम कम हो रहा है, कम कवर हो रहा है। बट आप देखो यहाँ पर दूरी भी तो ज्यादा हो गई, तो एरिया इक्वल हो गया, यहाँ पर लेंथ वाला पोर्शन बढ़ गया, यहाँ पर ब्रेथ वाला पोर्शन बढ़ गया, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है यहाँ। तो अब पूछेगा कि बताओ सेकंड लो क्या कहता है, स्पीड चेंज नहीं होगी क्या, आप कहोगे होगी। क्या डिस्टेंस चेंज नहीं होगा प्लेनेट का, हो रहा है सर, देखो ये भी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस वाला पार्ट, और यहाँ पर देखो, ये तो चेंज होगा ही ऑब्वियसली। स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है, देसी भाषा में समझो, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है, पास जा रहा है तो स्पीड कम, स्पीड सॉरी पास जा रहा है तो स्पीड ज्यादा, दूर जा रहा है तो स्पीड कम। तो सर स्पीड और एल, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस पी, है ना। आर मतलब वो डिस्टेंस वाली चीज हो गई, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम वेलोसिटी वाली चीज होगी। तो ये चीज और ये चीज वेरी कर रहे हैं, है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड घट रहा है, ऐसा समझ रहे हो। तो आर क्रॉस पी कुछ ऐसा चेंज हो रहे हैं ताकि मेरा एल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो वो पूछेगा बताओ सेकंड लॉ में क्या स्पीड चेंज नहीं होगी, तुम कहोगे होगी। क्या डिस्टेंस चेंज होगा, होगा सर। एंड आर वेक्टर बोलेंगे इसको, मैंने तो देसी भाषा में बोल दिया ना आर, इसको आर वेक्टर बोलेंगे। ऐसे ही मोमेंटम वेक्टर बोलेंगे। तो दोनों चेंज होंगे, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए, तो तीसरा लो देखते हैं। तीसरा लो क्या, पहला लो क्या बता रहा था, लो ऑफ ऑर्बिट की, कैसे प्लेनेट मूव कर रहा है।
दूसरा लो क्या बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एरियल वेलोसिटी के बारे में बता रहा है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तीसरा लो बताता है पीरियड लो, पीरियड बोल दो या टाइम पीरियड के बारे में बताता है। किसके टाइम पीरियड के बारे में भाई, प्लेनेट के। प्लेनेट जब मूव करता है सन के अराउंड तो उसको कितना टाइम पीरियड लगता है, इसकी डेरिवेशन है वैसे सेकंड थर्ड लो में, आप देखना, लेकिन हमने नहीं करनी वो। तो वो जब डेरिवेशन का रिजल्ट है उसी को बोल दिया इन्होंने कि जो वो टाइम पीरियड है वो किसके, जो टाइम पीरियड है उसका जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एलिप्टिकल पाथ प्लेनेट फॉलो करता है। देखो ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेमी मेजर पाथ। तो सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी जो लेंथ है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड का स्क्वायर। यही थर्ड लॉ बता, इसको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको, याद रखना। और जिसको ज्यादा क्यूरियोसिटी है वो थर्ड लॉ की डेरिवेशन जाके देख ले, उसको साफ साफ दिखेगा भी सही है ना, आराम से दिख जाएगा कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक एक क्यूब के। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसकी डेरिवेशन आप करना चाहिए, बीएससी पर आती है, बीएससी में करते हैं जनरली, ठीक है। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या बता रहे थर्ड लोग टाइम पीरियड के बारे में कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट, जिस टाइम पर प्लेनेट मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, उसका जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस। किसकी सेमी मेजर एक्सिस, उस एलिप्टिकल पाथ की सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जब सैटेलाइट का फॉर्मूला करोगे ना टाइम पीरियड का, तो वो भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देगा, टी स्क्वेयर आर के क्यूब के इक्वल आएगा उसके डिस्टेंस। बट यहाँ से आप याद रखना टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब, ये थर्ड लो है। आइए अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, क्या लगता है ना। सपोज कर लो ये मेरा अर्थ है, यहाँ पे कोई बॉडी है, इससे किसी चीज को मैंने फेंकना है हाँ? अब मैं पेन को फेंक रहा हूँ अपने सर से, वो तो नीचे आ जाएगा सर, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ की ग्रेविटेशनल, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचे। हाँ, ठीक बात है। तो होता भी क्यों है, अगर मैं पेन को फेंक रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पेन ऊपर जा रहा है, 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 जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको। यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी, जब वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा भी होगा, एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी रहती है वो जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होगी, अब वो आगे और जा नहीं सकता, इसलिए वो कहाँ आएगा, वापस। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो यहाँ तक है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो पेन ऊपर गया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से पार पहुंचने से पहले ही उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो होगी, और वो वापिस आ गया। अब थोड़ी सी और तेज फेंका मैंने कुछ, तो वो थोड़ा सा और ऊपर गया, लेकिन फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वो वापिस आ गया। है ना, मैं जस्ट एग्जांपल देसी भाषा में बता रहा हूं। ऐसा गया, ऐसा आ गया। बहुत तेज, अगर मेरे को किसी को ऐसा बाहर फेंकना है कि वो वापिस ही ना आए, तो उसको इतनी तेज फेंकना पड़ेगा कि वो अर्थ के बाहर पहुंच जाए, तब जाके उसकी, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर पहुंच जाए, तब जाके उसकी जो वेलोसिटी हो वो जीरो हो। लेकिन अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर अंदर, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है उसके अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो अर्थ उसको वापस खींच लेती है। लेकिन अगर वो बाहर चला जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के, है ना, तब जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो, तब अर्थ उसको वापस खींच नहीं पाएगी, तब उसको वापस खींच नहीं पाएगी। तो मेरे को क्या करना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर निकालना है ना, उतनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, या बोल दो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू, है ना, टू, सोचो सोचो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू, सोचो उसको पुल से उसको आउट करना है ना, टू टू मेक द ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। या ऐसे बोल दो कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द प्लेनेट, प्लेनेट नहीं, बाय द बॉडी, सॉरी, टू एस्केप फ्रॉम द
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द कितनी मिनिमम वेलोसिटी है कि से प्लेनेट के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से या फील्ड से वो बॉडी निकल जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसके लिए कंडीशन यही होनी चाहिए कि अर्थ की गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है या फील्ड है उसके अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर जीरो होगी तो अर्थ खींच लेगा फटाफट, उसकी वेलोसिटी बाहर जाकर जीरो हो। तो बाहर कहाँ तक उसको भेजे कि उसकी वेलोसिटी कहाँ पर जाके जीरो हो? आंसर है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर अगर हमको जा अगर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तब जाकर वो निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है? हमने माना भी था इन्फिनिटी पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वो भी देखेंगे। बट याद रखना, किसी भी प्लेनेट से अगर बाहर निकालना है हमने किसी भी बॉडी को उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हम चाहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी इतनी जाए, इतनी वेलोसिटी से फेंके कि उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कहाँ पर जीरो हो जाकर इन्फिनिटी पर। सिर्फ तभी वेलोसिटी, है ना, सिर्फ तभी वो क्या होगा, एस्केप हो पाएगा उस प्लेनेट से। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? मैंने यहाँ से एक बॉडी को फेंका, अभी बॉडी कहाँ है? सरफेस पे। इसको फेंकना कहाँ है सर? इन्फिनिटी। ऐसा हम एम करके चलेंगे सर, इन्फिनिटी वाली साइड फेंकना है। तो वहां जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो तब जाकर बात मजा आएगा। तो सरफेस से इन्फिनिटी तक की यात्रा हो, ऐसा समझो, तब जाके वो एस्केप हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। देखो, आपको पता है सरफेस से इंफिनिटी जाने में उसकी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई भी डिसिपिएटेड फोर्स नहीं है, कोई भी डिसिपिएटेड फोर्स नहीं है। डिसिपिएटेड फोर्स मतलब जैसे फ्रिक्शन हो गया, अभी हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो डिसिपिएटेड फोर्स नहीं है। तो जब भी कोई डिसिपिएटेड फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं वहां? एनर्जी कंजर्वेशन। डिसिपेटेड फोर्स नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉडी। तो आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉडी कितनी है? सरफेस पे है इनिशियली, तो बॉडी कैसा है? सरफेस पे, और बाद में जाकर कहाँ हो जाता है? हमारी तरफ से इन्फिनिटी पर जाना चाहिए। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे क्या हो जाएगा भाई? सरफेस पे है। अगर मान लो अब कितनी वेलोसिटी से फेंकूंगा मैं, सरफेस से कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा, ऐसे समझो। मान लो उस वेलोसिटी का नाम है वी ई, उसी को बोल दिया वेलोसिटी ऑफ एस्केप, यानी एस्केप वेलोसिटी। क्या बोल दिया? तभी तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप ही तो निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी ई। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है? ये बॉडी का मास है ना, और ये अर्थ का मास है पूरा। तो कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर, रेडियस ऑफ द, तो माइनस जी एम एम अपॉन में आर इसका फॉर्मूला होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? अब ये बात बताओ, जब मैंने बताया जब बॉडी बहुत बाहर चली जाएगी इन्फिनिटी पर, तो मैक्सिमम हाइट पर हो जाएगी अपनी, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो इन्फिनिटी पर जाके इसकी वेलोसिटी भी जीरो, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी पर हम वैसे भी क्या मानते हैं? जीरो। तो फाइनल तो सब कुछ जीरो। ये तभी पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर, है ना? तो एम से बॉडी का मास से बॉडी का मास कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? जी एम, टू उधर चला जाएगा, अपॉन आर। और इसी को ढंग से लिखूं तो क्या आएगा? अंडर रूट टू जी एम अपॉन स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जाके। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? एस्केप वेलोसिटी। मैंने कहा था इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो, इसका मतलब हम क्या चाहते थे? बॉडी बाहर निकल जाए, उसके लिए हमने सारी कंडीशन सेट कर दी कि इन्फिनिटी पर जाके ये वो सब कुछ इन्फिनिटी पर जाना है ना? इतनी फिर स्पीड इतनी होनी चाहिए, स्पीड जीरो, मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब उसका रिजल्ट देखो, ये सब कंडीशन किस चीज के लिए पुट की थी? ताकि जो बॉडी फेंक रहा हूँ अर्थ से, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए, है ना? तो बाहर निकलने के लिए तो हमने कंडीशन पुट करी, तो हमारे पास एक वेलोसिटी आई। तो इसका मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी से बॉडी को फेंकूंगा
तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी और वापस अर्थ पर कभी नहीं आएगी, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, महाभारत में भीम का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने हाथी को उठा के इतनी तेजी से फेंका था कि वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने किस वेलोसिटी से फेंका होगा, किस वेलोसिटी से, √2 g m/r। अभी दिखाता हूँ आपको एक चीज। वीई क्या है, √2 g m/r। इसको क्या किसी और चीज में लिख सकते हो, हाँ। आपने पढ़ा है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी एम किसके इक्वल आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप √2 अपॉन आर तो है ही। जी की जगह क्या लिख सकते हो, जी एम की जगह जी आर स्क्वायर। आर से आर कट गया तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप किसके इक्वल आ जाएगा, √2 g r। खास बात है ना। अब यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करो अर्थ के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर की वैल्यू पुट करो 6400 किलोमीटर, तो आप पाएंगे इसकी वी की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर, है ना, पर सेकंड। एक सेकंड में कितना 11.2 किलोमीटर, इतना फेंकना पड़ेगा। तो भीम ने इसी वेलोसिटी से फेंका होगा, तभी वो हाथी नीचे नहीं आए। खास बात देखो सर, एक छोटी सी बॉल को फेंकने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए ना बाहर निकालने के लिए अर्थ से, उतनी ही एक हाथी को भी चाहिए होगी। हाँ कैसे, इस फॉर्मूले में देखो कहीं पर भी बॉडी का मास आया है, ये तो मास ऑफ द प्लेनेट है, बॉडी का मास तो नहीं आया। इस फॉर्मूले में भी देख लो चाहे, नहीं आया। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, इज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। याद रखना, प्लेनेट के मास और उसके रेडियस पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो चाहे भीम हाथी को फेंक रहा हो, चाहे भीम एक बॉल को फेंक रहा हो, वेलोसिटी तो इतनी ही लगेगी। क्लियर है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फंडा था सर। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है दो फॉर्मूले हैं, सॉरी। √2 g m/r, ये तब यूज करना जब मास दे रखा हो प्लेनेट का और रेडियस दे रखा हो, या ये भी यूज कर सकते हो √2 g। ये तब देना जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा हो उस प्लेनेट की, चाहे मून हो, चाहे अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे वीनस हो, चाहे यूरेनस हो, कुछ भी। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी इसीलिए हमने करी। आइए आइए तो आगे चलते हैं। देखो अब बारी आती है हमारी एक नए टॉपिक की, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट की क्या चीज है सर। अब सैटेलाइट को हम देखते हैं ना, ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ, तो उस ऑर्बिट में रखने के लिए, अर्थ की ऑर्बिट में रखने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, है ना, है ना। मिनिमम स्पीड, ये भी वही क्या है, मिनिमम स्पीड required to launch the satellite into the Earth's orbit। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। कितनी चाहिए होगी वो चेक करते हैं। सपोज कर लो ये हाइट h ऊपर है सैटेलाइट, है ना, और ये पूरा r डिस्टेंस है, इसको बोल दो कैपिटल R, अर्थ की रेडियस, है ना। तो सपोज करो अब सैटेलाइट h डिस्टेंस ऊपर है, अब मैंने टोटल टाइम बोल दिया, इसका टोटल टाइम बोल दिया स्मॉल, टोटल डिस्टेंस बोल दिया स्मॉल r। ठीक है, हम सारा कुछ स्मॉल r में करेंगे, बाद में हम स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं वैसे, कैपिटल R प्लस h। तो पी पॉइंट पर सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर सकते हो, नो 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 नो, है ना। आइए इसके फॉर्मूले देखते हैं। अगर मान लो सैटेलाइट, भाई हम ऐसे बोलते हैं ना कि कितनी स्पीड से फेंको, किसी भी स्पीड से फेंको हुआ तो ऑर्बिट थोड़ी करने लग जाएगी, हमको उसको अर्थ की ऑर्बिट में लेके आना। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले मान के चलते हैं कि वो अर्थ की ऑर्बिट में ही है। हमने कहा ठीक है, तो अर्थ की ऑर्बिट में है तो वो घूम रही होगी सर, घूम रही है तो कौन सी फोर्स होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। और अगर जिस स्पीड से वो घूम रही है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, तो वी ओ लिख दिया। पर ये जो घूम रही है एक्चुअल में क्या हो रहा है,
सैटेलाइट और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है आपस में, तो सैटेलाइट का मास बोल दो एम, स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, तो वो फोर्स कितनी होगी, जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर, है ना, ऑब्वियस सी बात है सर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही इसको घुमा रहा होगा अर्थ के अराउंड, तो मैंने वही दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी को किसके इक्वल रखा, सेंट्रीपिटल। आइए इसको तो सोल्व करना बहुत आसान है, मैं पहले से ही मान के चल रहा हूँ वो अर्थ के ऑर्बिट में चल रही है, तो यहाँ से देखो m से m कट गया, मास ऑफ द सैटेलाइट कट गया, तो देखो v नॉट स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, जी एम बाई आर, तो v नॉट किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट जी एम बाई आर। ये हो गई ऑर्बिटल स्पीड, इस वेलोसिटी से वो चल रही थी ना, तो मेरे को अगर अर्थ के ऑर्बिट में घुमानी है तो मैं इसी वेलोसिटी को पहले से ही दे दूंगा सैटेलाइट, तो वो ताकि अर्थ के ऑर्बिट में चला जाए। भाई अर्थ के ऑर्बिट के जाने के बाद उसकी वेलोसिटी ये थी, तो अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो यही तो है, अंडर रूट जी एम बाई आर। याद रखना, जिसको डेरिवेशन थोड़ा सा कुछ करा नहीं है वैसे डेरिवेशन में मैंने, फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बस, और उससे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट जी एम बाई आर, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। और अगर आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखें तो एस्केप वेलोसिटी क्या आई थी, एस्केप स्पीड अंडर रूट टू जी एम बाई आर, यहाँ पे लिख दो, हरे कलर से लिख देते हैं क्योंकि पीछे हरे से लिखा था ग्रीन से, तो खास बात देख रहे हो, कुछ रिलेशन सा दिख रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट टू जी एम बाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम बाई आर, तो इनके बीच में रिलेशन निकाल देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो ना सर। एस्केप वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट टू जी एम बाई आर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट आर से अंडर रूट आर तो गया, जी से जी गया, एम से एम गया, अंडर रूट, तो वी ई बाई वी ओ किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट टू बाई वन, यानी एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ज्यादा है वो, है ना, एस्केप वेलोसिटी, क्लियर है। तो एस्केप वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशो पूछ सकते हैं, तो ऐसे बोल देना अंडर रूट टू रेशो वन, और पूछे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो वो ये है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीजें डेरिवेशन से समझोगे ना तभी समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीजें भूलने वाली है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करवाई। अब आप चाहे फॉर्मूला भूल जाए ऑर्बिटल स्पीड का, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा ना ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा था, वही कर दो आंसर आ जाएगा। आप एस्केप वेलोसिटी भूल जाए लेकिन आपको ये तो याद रहेगा कि एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, और वहां पर जाके एनर्जी जीरो हो जाती थी, इनिशियल एनर्जी को लगा दो बस। बट एस्केप वेलोसिटी आप भूलेंगे नहीं, टू जी आर नहीं भूलेंगे, अंडर रूट, इसको भूल सकते हैं तो इसमें देख लो, अब तो रिलेशन भी पता लग गया, एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बाकी हमारे को कोई जल्दी की है नहीं, तो थोड़ा सा करेंगे भी सही क्योंकि आपका सिलेबस भी ऐसा है ना। चलिए, आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अब ये चीजें ना सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर थोड़ा बहुत हम देखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ गया इस पे, है ना, तो आओ देखते हैं क्या है ये, किसके बारे में बात कर रहे हो सर, अभी बताते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं इस चीजों को, इसमें कोई कम्प्लेक्स चीजें भी हैं इसके अंदर बहुत सारी, बट हम सिंपलेस्ट चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हमारे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हमारे निकले अच्छे से, और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल भी निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है सारे निकलेंगे। आइए, टाइम पीरियड क्या है, होता क्या है टाइम पीरियड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, हाँ, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, जस्ट स्पीड हम इसलिए बढ़ा रहे हैं अपनी ताकि चीजें जल्दी जल्दी कवर हो जाए, कवर सब कुछ करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो टाइम क्या है सैटेलाइट का निकालना है, सैटेलाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इस ऑर्बिट में, सर्कुलर में, टू पाई आर, है ना, एक सर्कल में कितना ऑर्बिट कवर करता है, टू पाई आर, तो ये आर हो गया,
क्लियर है? अच्छा, एक चीज आपने मेरे से पूछी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सर यहाँ पर तो आपने स्मॉल आर लिखा था, यहाँ पर आपने कैपिटल आर लिखा था, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, गलत तो हो गया। नहीं, गलत हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पर आप भी कैसे पूछोगे, है ना? आप रिकॉर्डिंग में थोड़ी हो। बट अगर किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन उठा है, सर यहाँ पर आपने स्मॉल आर लिया है, यहाँ पर कैपिटल आर लिया है, तो उसके बीच में बिल्कुल सही क्वेश्चन उठा, मैं बताऊंगा अभी क्यों दिया है। मैंने कैपिटल आर इसीलिए लिया क्योंकि भाई, अब मैं इसको ऑर्बिटल स्पीड को अंडर रूट जी एम बाई आर लिखा मैंने, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप बाद में वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। ये आई थी ना इसके ऑर्बिटल स्पीड। हाँ, और आपने बोला था सर कैपिटल आर को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस एच, अभी बताया था, ये देखो, है ना? हाँ, बट हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम बात करते हैं कि अर्थ के नियरेस्ट, जब अर्थ के बहुत बहुत करीब होगी सैटेलाइट, अर्थ के बहुत बहुत करीब होगी, तो इस एच की वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल होगी। और जब एच की वैल्यू लगभग लगभग नेग्लिजिबल होगी तो इसको हटा ही दो ना। तो वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी एम बाई आर। इसीलिए मैंने ऊपर अंडर रूट जी एम बाई आर लिख दिया। हालांकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी ऐसी चीजों को, बट फिर भी अगर किसी के मन में डाउट आए सर कैपिटल आर क्यों ले लिया, वो मैं इसको समझ रहा था कि आपको आ जाएगा, बट देख लीजिए, वी नोट किसके इक्वल है, अंडर रूट टू जी एम बाई आर। आर को मैंने आर प्लस एच लिखा है, लेकिन ये क्या है, वेरी क्लोज टू द अर्थ, जो एच की वैल्यू है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। और अर्थ एच की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल हो जाएगी तो एच को हटा दिया, कहाँ ये फॉर्मूला लिखा, इसीलिए मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर की। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमें कंसेप्ट की फॉर्म। अब इसको लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी में भी कैपिटल आर था, ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी कैपिटल आर, ठीक है? तो याद रखना, ये फॉर्मूले कब वैलिड हैं, व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन, अर्थ के क्लोज है, अर्थ सरफेस के क्लोज है, अर्थ के सरफेस के क्लोज, ठीक है, सैटेलाइट तब। एच से भी ना लिखो, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि एच बहुत बहुत छोटा होगा, तब भी आप मान जाओगे एच बहुत बहुत क्या, उसकी वैल्यू कम है। आर से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट किसी को डाउट रहता है तो आओ। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी बताया, 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। अब ध्यान से दोनों केस ले लेते हैं ना, यहाँ पर हम बताते वैसे ही चीजों को डिटेल में, बट हमने वहीं बता दिया आर वाला पढ़ना, यहाँ पर आप कर लो अच्छे से, जिसको वहां समझ नहीं आया। देखो, ये अर्थ है सर, इसके अराउंड सैटेलाइट मूव करेगा सर, कर रहा होगा सर, ऐसे। ये पूरा डिस्टेंस ले लिया था हमने स्मॉल आर, ये हाइट ली थी बच्चों, सॉरी बच्चों तो नहीं है, एच, और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस लिया था कैपिटल आर। अब आप चाहो तो उस एच को इग्नोर कर दो, नहीं तो नहीं करते, हम नहीं करते इग्नोर, जैसे हमने पीछे इग्नोर किया था, अब नहीं करेंगे आओ, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए वो कर गया था, अब नहीं करते आओ। अच्छा, अब डिस्टेंस बताओ कितना ऑर्बिट कर रहा होगा वो, आर डिस्टेंस, तो ऑर्बिट कर रहा होगा तो ऑर्बिट के लिए कितना डिस्टेंस होता है, पूरा ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की जगह लिख दो 2 पाई आर, सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, अपॉन टाइम, टाइम तो अभी अभी पता चला है हमें, निकालना है। तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो लिख दिया, स्पीड अभी निकाल के आए हैं। अगर अब एच को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे तो बिना एच को नेग्लेक्ट करने वाली स्पीड लेना, क्या थी वो, अंडर रूट टू जी एम बाई आर, स्मॉल आर, है ना, अंडर रूट टू जी एम बाई स्मॉल आर। क्या यही थी, ये तो एस्केप स्पीड थी, याद है ना, यहाँ पर अंडर रूट टू नहीं आएगा, देखो ये किस कौन सी स्पीड थी, एस्केप थी, और हमने क्या लिया, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में है अंडर रूट टू, अंडर रूट जी एम बाई आर, कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा याद रखना, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये होगी इसकी स्पीड। अभी एच को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, कितना है आर, कैपिटल आर प्लस एच, तो कर दो, और
अंडर रूट 2gm, स्मॉल आर को फिर से क्या लिख दो, कैपिटल आर प्लस एच। अब ध्यान से देखो, 2 पाई को वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, टाइम को टी ही लिखेंगे अब, ठीक है। अंडर रूट जी एम को भी ठीक रहने दो। ऊपर क्या है, आर प्लस एच, इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर प्लस एच की पावर 1, और ये डिवाइड के भी डिवाइड में आर प्लस एच का रूट, तो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट आर प्लस एच। देख लो क्यों, क्योंकि जब तुम ऐसे लिखते हो 1+2/x, तो इसको ऐसे नहीं लिखते एक्स वाई, ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर चला जाता है, वैसे ही डिवाइड के भी डिवाइड में तो आर प्लस एच ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो टाइम पीरियड क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई अंडर रूट जी एम इंटू, ये है आर प्लस एच की पावर 1, और ये क्या है अंडर रूट मतलब आर प्लस एच की पावर 2 और 1/2, तो ये क्या आर प्लस एच की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर प्लस एच की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी 3/2, तो इसको लिख दो सीधा, सिंपल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब मैंने एच को नेग्लेक्ट नहीं किया, याद रखना। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, एच को नेग्लेक्ट नहीं किया तो ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दे, ये 3/2 अच्छा नहीं लगता, तो टी का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, अंडर रूट जीएम क्या हो जाएगा जीएम, क्योंकि स्क्वायर से कट जाएगा ना, इस सबका स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, इसका क्या हो जाएगा आर प्लस एच का 3/2, 2 से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा इसका क्यूब, है ना, दिख रहा है साफ से। तो टी स्क्वायर देखो आर प्लस एच के क्यूब के डायरेक्ट इनवर्स, वो उसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना, दिख रहा है। यही तो बताया था कैपलर के सेकंड लॉ ने भी, थोड़ा थोड़ा याद आया। देखो 4 पाई कांस्टेंट है, जीएम कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ले लो, कुछ भी कांस्टेंट बोल दिया इसको, के आर प्लस एच का क्यूब, ये असली इक्वेशन है। सैटेलाइट में भी केपलर लॉ वाला चीज थोड़ी थोड़ी फॉलो हो रही है, और यहाँ पर भी अगर इफ वी नेग्लेक्ट एच, अगर बोल दे एच कम है यानी सरफेस के क्लोज है सैटेलाइट, सरफेस के क्लोज है सैटेलाइट, तो एच भी नेग्लेक्ट कर दो तो देखो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के आर का क्यूब, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। इसके क्वेश्चंस करेंगे कल हम, बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत आसान भी होते हैं। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज 3, यानी क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, है ना, जब क्लोज में है, और नहीं है तब भी इक्वे उसके ही है, क्यूब के ही प्रोपोर्शनल है, लेकिन उस केस में एच भी आ जाएगा। तो सेम केपलर लॉ वाला फंडा फॉलो हो रहा है, सेम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच का, वहां पे सेमी मेजर एक्सिस होती थी, यहाँ पे डिस्टेंस है, बस यही फर्क, इंपॉर्टेंट थिंग थी, है ना। तो लर्न नहीं करना आपको ये फॉर्मूला ना, नहीं आएगा फॉर्मूला, लर्न करना है सिर्फ ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज, बस। के मैंने कांस्टेंट लिख दिया वैसे ही, क्योंकि 4 पाई भी कांस्टेंट था, कैपिटल जी भी और कैपिटल एम भी, तो मैंने के को क्या लिख दिया 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, बस, ताकि इक्वेशन अच्छी दिखे थोड़ी सी बात, और कुछ तो लर्न सिर्फ यही करोगे, ठीक। अच्छा, और कैसे लर्न कर सकते हो, और भी कर सकते हो। अब जब एच को नेग्लेक्ट कर सकते थे हम, तो हमने ऐसा लिखा ना, ये टाइम पीरियड दूसरे तरीके से लिख दो, जब एच को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एच को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा आर प्लस एच, एच को नेग्लेक्ट कर दो तो आर किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर, है ना। तो टाइम पीरियड क्या लिखा था 2 पाई आर अपॉन में अंडर रूट जी एम बाई आर, है ना। 2 पाई आर को 2 पाई आर की जगह स्मॉल आर लिख सकती, जगह आप कैपिटल आर लिख दो क्योंकि स्मॉल है एच। अच्छा, अंडर रूट जी एम को क्या लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, तो जी एम फिर से क्या लिख दूँ जी आर स्क्वेयर, तो जी कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन में आर, अब स्मॉल आर को फिर से क्या लिख दिया कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल है एच बहुत, आर से आर गया, 2 पाई अंडर रूट जी आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब ध्यान से देखो 2 पाई है, आर को क्या लिख सकता हूँ कैपिटल आर, अंडर रूट आर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर, ऐसा लिख सकता हूँ ना कैपिटल आर,
ऐसे ही ये क्या है, अंडर रूट जी, इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई अंडर रूट आर, नीचे जो है इसको खोल दिया बस, एक से एक कट गया। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट आर बाई अंडर रूट जी, यानी 2 पाई अंडर रूट आर बाई, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं अभी बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम पीरियड में। ये कब है लेकिन, तब है जब हाइट बहुत कम है, सरफेस के पास है बहुत है। तो एक तो रिलेशन क्या होल्ड हो रहा है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जब एच कम है। अगर एच कम नहीं है तो क्या है, आर प्लस एच का प्रोपोर्शनल। और दूसरा, जब एच कम है तो और क्या रिलेशन आता है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों। और ऑर्बिटल स्पीड का मैं आपको बता दूं, अंडर रूट जी एम बाई आर, और एस्केप स्पीड का अंडर रूट 2 GM/r। और इसको आप एस्केप्स को इसमें भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 GR। अच्छा, इस इक्वेशन में आप वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल भी डाल सकते हो। कैसे करोगे, एक रिलेशन उसका भी आ जाएगा, उसको डाल के करोगे तो आपको पता चलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल अंडर रूट जी कैपिटल आर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन होता है ना। तो इसको फॉलो करो, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 GR है, ये अंडर रूट 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट GR। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाले हैं। ठीक, बस इसके अलावा आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, यही जो थे। ठीक है, और कैपलर के लॉ तो है। और बात आती है, ये देखो क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं वैसे, बात आती है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये थोड़ा सा आप होमवर्क लेके चलेंगे, इसको मैं हल्का सा हिंट देके चलता हूँ आपको, अगर नहीं तो हम कल कर लेंगे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में कुछ नहीं करना, ठीक है। जब सैटेलाइट के पास एनर्जी की बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी किससे मिलकर बनी है, मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी से, जो कि होता है हाफ mv²। और सैटेलाइट की है तो सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता है, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो हाफ m अंडर रूट GM/r, इसका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी अंडर रूट जी एम है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो m GM स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, GMm/2। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सैटेलाइट अगर क्लोज है सरफेस के, अगर आपने किसी, जरूरी नहीं है यहाँ पे अर्थ का सरफेस लग करना है, अगर मैं क्लोज ना मानूं तो आप यहाँ पर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, उससे भी करेंगे हम कल, बट आज के लिए देखो आप मान लो कि अर्थ के क्लोज नहीं है, तो आप कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर लिखो। चलो मान लेते हैं हम अर्थ के ज्यादा क्लोज नहीं है, यहाँ है सैटेलाइट, कितने डिस्टेंस पे है अर्थ से, स्मॉल आर, तो मैंने वही स्मॉल आर लिखा हर जगह, टेंशन मत लो। ठीक है, कल हम करेंगे इसको, बट ये समझो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -GM_m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई सैटेलाइट की, GMm/2r। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, -GMm/r। अब टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा पता है, हाफ में से 1 माइनस कर दोगे तो माइनस हाफ, यानी -GMm/2r आ जाएगा। ये एनर्जी के फॉर्मूले हैं। हालांकि अगर समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल कर लेंगे दोबारा। पर याद रखना, अभी मैंने एच को नेग्लेक्ट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये माना है हाइट सैटेलाइट से अर्थ के रेडियस की कितनी दूरी है, स्मॉल आर, ये अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, बस।